हेलो फ्रेंड्स, मैं हरिनारायण साहू गुरु आईएएस ऑनलाइन क्लास के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ने वाले हैं भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में। किस तरह से राष्ट्रपति का चुनाव होता है और कौन सी उसमें पद्धति अपनाई जाती है और किस प्रकार से होता है, कौन उनमें वोट डालता है, कौन उनमें वोट नहीं डालता, ये सारी चीज डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा कि सबसे पहले राष्ट्रपति का चुनाव में कौन कौन वोट डालता है। क्या जनता वोट डालती है? नहीं, सारी जनता तो वोट नहीं डालती भारत में, बल्कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन वोट डालता है उसे राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल कहा जाता है। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल कहा जाता है। तो राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है उसमें दो प्रकार के लोग वोट डालते हैं। नंबर एक, हम बात करते हैं संसद के निर्वाचित सदस्य, और दूसरा भारत की सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। याद रखना, मैंने निर्वाचित बोला है, सभी सदस्य नहीं बोला है। तो जो संसद होती है, आप सभी को मालूम होगा कि संसद में क्या होता है, दो सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। मैं यहाँ लोकसभा लिख रहा हूँ, एस लिख रहा हूँ लोकसभा को, आरएस लिख रहा हूँ राज्यसभा को। लोकसभा में कुल 543 चुने हुए सदस्य होते हैं, 2 तो मनोनीत होते हैं, और राज्यसभा में 233 सदस्य होते हैं। ये दोनों मिलाकर कितने हो जाते हैं? 776 सदस्य होते हैं। यह राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। दूसरा, यहाँ पर जैसे मध्य प्रदेश की बात करूं तो लगभग 230 सीट यहाँ पर है विधानसभा की। ऐसे पूरे देश में अगर बात करें, जो 28 राज्य हैं, दिल्ली और पौंडीचेरी में केंद्र शासित प्रदेश हैं, अब जम्मू कश्मीर भी हो गया, उन सबको मिलाकर कुल टोटल 4120 विधायक हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 4120 विधायक हो जाते हैं। तो ये 4120 लोग सभी राज्यों की विधानसभाओं के विधायक, और ये संसद के लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य 776, ये मिलकर राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। अर्थात ये दोनों लोग ही क्या करते हैं? राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालते हैं। यही राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल होता है। इसमें ये निर्वाचित जो सदस्य हैं, इसमें दिल्ली और पौंडीचेरी के जो विधानसभाएं हैं, भले वो केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ विधानसभाएं भी हैं, वहाँ के विधायक भी शामिल हैं। याद रखना, ये क्वेश्चन बनता है, क्या राष्ट्रपति के चुनाव में दिल्ली और पौंडीचेरी के विधायक शामिल होते हैं? तो हाँ, होते हैं। जम्मू कश्मीर के भी होते थे। अब जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांटकर एक लद्दाख को जम्मू कश्मीर कर दिया गया है। तो जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा है, पहले पूरा राज्य था तब थी, तो वहाँ के विधायकों को बीच में शामिल किया गया। अभी वर्तमान में वहाँ चुनाव नहीं हुए। तो ये हो गया। अब मैं बात करता हूं, तो ये लोग मिलकर क्या चलते हैं? राष्ट्रपति को चुनाव करते हैं। अर्थात भारत में जनता सीधे राष्ट्रपति का चुनाव नहीं करती। अर्थात भारत में प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता जनता का, बल्कि क्या होता है? अप्रत्यक्ष होता है। ये अप्रत्यक्ष चुनाव क्यों कहा गया? क्योंकि ये जो लोग हैं वास्तव में ये भारत की जनता के द्वारा चुन के आए हैं। अब ये जो चुन के आए हैं, ये मिलकर भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो ये मान लिया जाता है कि अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का चुनाव भारत की जनता के द्वारा ही हुआ है, क्योंकि भारत की जनता ने जिसे चुना, उन लोगों ने भारत के राष्ट्रपति को चुना। क्लियर है? अब हम बात करते हैं भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन सी रीति अपनाई जाती है और उसका चुनाव कैसे होता है। तो ये आप याद रखो सबसे पहले कि ये 2 हैं। अब देखिए, यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट वाली चीज है कि ये जो 4120 लोग हैं, भारत की लगभग 125 करोड़ जनता पर ये चुनकर आए। 4120 लोग सभी विधानसभाओं के, और ये सांसद हैं जो 776, ये भी लगभग 125 करोड़ जनसंख्या पर चुनकर आए हैं। तो अगर इनका एक व्यक्ति का एक वोट, एक मत गिना जाए, तो ऐसे में तो 4120 लोग इन 776 पर भारी पड़ जाएंगे और इनका वेटेज बहुत ज़्यादा हो जाएगा राष्ट्रपति के निर्वाचन में। तो फिर ऐसा सोचा गया, ऐसी एक प्रक्रिया अपनाई गई कि जिससे 776 लोगों का मत मूल्य
4120 लोगों के मत मूल्य के बराबर किया जाए। क्यों किया जाए? क्योंकि वास्तव में दोनों लोग इसी भारत देश की 125 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए इनका दोनों का मत मूल्य बराबर किया गया। और उस करने के लिए उसे कहा गया, उस प्रक्रिया को, जिस प्रक्रिया से किया गया आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, उनका एक रेशियो निकाला गया। अब वह रेशियो कैसे निकाला जाता है मैं आपको यहां बता देता हूं, आप याद रखना 776A और 4120A। तो देखिए कैसे रेशियो निकाला जाता है। तो हर राज्य के विधायक का मत मूल्य निकाला जाता है। हम बात कर लेते हैं कहां की? मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में कुल विधानसभा सीटें हैं 230। तो क्या होगा यहां पर? सबसे पहले मध्य प्रदेश के एक एमएलए का मत मूल्य निकाला जाएगा। अब इस एमएलए का मत मूल्य निकालने के लिए इस प्रक्रिया में एक फॉर्मूला दिया गया, एक फॉर्मूला को अपनाया गया है, जिसके अंतर्गत क्या कहा गया? राज्य की कुल जनसंख्या, राज्य की कुल जनसंख्या, वो भी कब की? 1971 की जनसंख्या ली गई, बटे कुल विधानसभा सीटें, कुल विधानसभा सीटें VS लिख दिया मैंने, ये है 230 और इंटू इनका 1/1000 या 1000 से भाग दे दिया गया क्योंकि कैलकुलेशन ज्यादा ना हो। तो मैं जो जनसंख्या थी 1971 की मध्य प्रदेश की, वो करीब थी 3,16,625 और मैं पढ़ाता रहता हूं तो मेरे को याद है। तो ये है 230 और इंटू 1/1000। और अगर 500 से आगे ज्यादा वैल्यू आती है तो उसे एक गिन के कर लिया जाता है। मैं बताऊंगा जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। तो ये आता है लगभग 131, ये आता है एक एमएलए का मत मूल्य। कहां का? मध्य प्रदेश का। अगर 230 एमएलए का निकालना तो क्या करेंगे? कुछ नहीं, मल्टीप्लाई कर देंगे 131 इंटू 230। तो ये पूरा क्या हो जाएगा? जो आ जाएगा लगभग 31,000 कुछ आता है, वो मध्य प्रदेश के टोटल विधायकों का मत मूल्य आ जाएगा। इस प्रकार से समझेगा, ये हो गया एक राज्य का। ऐसे करके जितने भी 28 राज्य और 2 और केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभाएं हैं, उनका मत मूल्य निकाल लिया जाता है। और उन सब का, भारत देश के पूरे राज्यों का जो मत मूल्य होता है, अर्थात इन 4120 विधायकों का जो मत मूल्य होता है, वो मैं यहाँ इरेज करे दे रहा हूँ, या आप लोग नोट डाउन कर लेना। वो आता है लगभग 5,49,000। कितना आता है? 5,49,000। यहाँ भी 500 कुछ आता है, तो 5,49,000 मत मूल्य आता है इन 4120 विधायकों का मत मूल्य। अब इतना ही मत मूल्य किसका होना चाहिए? इन 776 लोगों का। तो इसके लिए एक और फार्मूला अपनाया, एक एमपी का क्या निकाला? एक एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब सांसद का मत मूल्य निकाला। उस मत कैसे निकाला? कुछ नहीं, ये क्या रख दिया? राज्यों का कुल टोटल मत मूल्य। ये फार्मूला ये पूछा जाता है, राज्यों का कुल मत मूल्य बटे 776। तो ये कितना है? ये है 5,49,000 बटे 776। तो इस प्रकार से क्या आ जाएगा? एक एमपी का मत मूल्य आ जाएगा। और ये 776 का अगर निकालना तो उसमें 776 का मल्टीप्लाई कर देंगे, या ये ना करेंगे तो ये 5,49,000 ही रहेगा। अब सही हो गया, 776 लोगों का मत मूल्य भी 5,49,000 हो गया, और 4120 लोगों का भी मत मूल्य कितना हो गया? 5,49,000। तो टोटल ये जो हो जाता है, ये लगभग 10 लाख और 98,000 समथिंग वोट होती है टोटल राष्ट्रपति का जब चुनाव होते हैं। तो उसमें से आपने सुना हो किसी को 6 लाख वोट मिले या 7 लाख वोट मिले, विपक्ष की पार्टी को इतने वोट मिले, तो ये होता है। अब
ये तो हो गई गणना, कैलकुलेशन, कैसे मत मूल्य होते हैं, किसका वोट वैल्यू कितना होता है। अब राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो ये लोग वोट डालते हैं, ये भी आपको मालूम है। तो जब चुनाव होता है तो ऐसा नहीं होता कि 4 लोग खड़े हुए और आपने एक के नाम का बटन दबाया और जिसको सबसे ज्यादा मत मिले वह राष्ट्रपति बन गया, ऐसा नहीं होता। तो उसके लिए क्या होता है, आप इतना ये नोट डाउन कर लेना। उसके लिए एक कोटा निकाला जाता है कि कम से कम जब तक इतनी मत ना मिलेंगे जब तक वह राष्ट्रपति नहीं बनता। मान के चलो एग्जाम्पल समझने के लिए, कुल वोटरों की संख्या, कुल मतों की संख्या है 100, ठीक है। तो उसके लिए क्या निकाला जाता है, कोटा निकाला जाता है। और कोटा निकालने का फार्मूला होता है कुल वैध मत बटे 2 + 1। तो यहाँ पे अगर 100 है तो ये 100 बटे 2 धन 1 बराबर 50 धन 1 बराबर 51। जब तक 100 में से लगभग 51 वोट नहीं मिलेंगे किसी एक व्यक्ति को, वह राष्ट्रपति नहीं बनेगा। यही राज्यसभा के चुनाव में भी होता है। जब राज्यसभा की बात आएगी मैं वहां पे भी डिस्कस करूंगा आप लोगों को। तो ये होता है। बाकी आपने देखा होगा कि जब सांसद और विधायकों के चुनाव होते हैं, मान के चलो किसी विधानसभा क्षेत्र में 1 लाख वोटर हैं, उसमें से 60% या 65% मतदान होता है। मान के चलो 65% वहां पर वोट पड़े टोटल, उसमें से 8-10 लोग खड़े हो जाते हैं। किसी को 8-10 हजार वोट मिले, किसी को 8 मिले, किसी को 7 मिले, किसी को ऐसे वोट कट जाते हैं। पता चले 65,000 में से जिसको 10-15 हजार वोट मिलते हैं वह वहां का विधायक बन जाता है ना। तो अगर देखा जाए उसको टोटल वैलिडेशन का 20-22% वोट मिलता है और वह क्या बन जाता है, विधायक बन जाता है। लेकिन यहाँ राष्ट्रपति में ऐसा सिस्टम नहीं है कि जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले वह राष्ट्रपति बन जाए। उसके लिए कोटा फिक्स किया गया है कि उसको लगभग 100 में से इतने वोट, और इस फार्मूले से वो कोटा निकाला जाता है। जब तक नहीं मिलेंगे जब तक होंगे। और दूसरी चीज, जितने लोग राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े होते हैं उन सबको वोट दिया जाता है, लेकिन एक वरीयता क्रम में। अब आप बोलेंगे वरीयता क्रम क्या होती है, उसको समझते हैं कैसे वोट। उसमें मशीन से वोटिंग नहीं होती, एक बैलेट पेपर मिलता है और वह एक विशेष प्रकार का बैलेट पेपर होता है जिसमें अपनी वरीयता दी जाती है। तो उसको समझने के लिए आपको मैं बता दूं, जैसे यह एक बैलेट पेपर है, ये, और इसमें 4 लोग खड़े हैं, 1 2 3, इसमें राम, श्याम, मोहन और सोहन, ये 4 लोग खड़े हैं। अब मान के चलिए मैं एक सदस्य हूं जो वोट डालने आया हूं, तो मेरे को इस बैलेट पेपर में चारों को वोट देने पड़ेगी। बस क्रम देना पड़ेगा कि मैं फर्स्ट नंबर पे किसको राष्ट्रपति बनाना चाहता हूं, दूसरा किसको चाहता हूं, तीसरा किसको चाहता हूं, चौथा किसको चाहता हूं। वोट सबको देना पड़ेगा, वरीयता क्रम देनी पड़ती है। क्या देना पड़ता है यहाँ पर, वरीयता क्रम देना पड़ता है। जैसे मान को चलो मैंने यहाँ पर दिया मोहन को प्रथम वरीयता कि मैं चाहता हूं कि मोहन राष्ट्रपति बने प्रथम में। दूसरा चाहता हूं मैं, यहां मैंने सेकंड दे दी, द्वितीय, ये इसको दे दिया तृतीय, और इसको दे दिया चतुर्थ या फोर्थ या 4 नंबर। यहाँ 4 नंबर भी दे सकते हैं, 3 1 2। इस प्रकार से मैंने वोट डाली। और एग्जाम्पल समझने के लिए हम बात करते हैं, ऐसे कितने लोग वोट डाल रहे हैं, कुल वोटर कितने हैं, कुल वोटर हैं 100 लोग, ठीक है। ऐसे 100 बैलेट पेपर होंगे, 100 लोग क्या देंगे, वोट देंगे। और इन 4 में से जब तक कोई राष्ट्रपति नहीं बनेगा, जब तक उसे कितने वोट नहीं मिल जाते, 51 वोट, क्योंकि मैंने वो फॉर्मूला बताया था, कोटा चलता है इसमें, ठीक है। तो अब इनकी गणना करते हैं। तो आपने सुना होगा दूसरे चरण की मतगणना, तीसरे चरण की मतगणना, तो वो भी मैं बात करता हूं, है ना। तो सबसे पहले तो क्या होती है, प्रथम चरण की मतगणना होती है। क्या होती है, यहां अपन ने किया प्रथम चरण की मतगणना। प्रथम चरण की मतगणना में कुछ नहीं, जैसे 100 बैलेट पेपर है, हर बैलेट पेपर को उठाया और इसमें देखा प्रथम वरीयता किसको मिली है। तो यही होगा, या तो राम को मिलेगी या श्याम को मिलेगी या मोहन या सोहन को। तो 100 में से जब देखा कि राम को कितनी वरीयता मिली है, तो फॉर एग्जाम्पल हमने मान लिया कि राम को
40 लोगों ने प्रथम वरीयता पे रखा, क्लियर है। राम को 24 लोगों ने रखा और 60 हो जाएगा, और यहां पर रखा श्याम को 25 लोगों ने प्रथम वरीयता पर रखा, 40 और 20 कितना हो गया 65। यहां पर रखा 20 लोगों ने किसको रखा, और यहां पर रखा 15 लोगों ने सोहन को रखा, हो गए टोटल 100। इस प्रकार से अभी इनमें से कोई क्या राष्ट्रपति बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि कोटा होता है। लगभग कितने वोट चाहिए पड़ते हैं, 51% वोट चाहिए लगभग, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा, अब होगी द्वितीय चरण की गणना। क्या होगी, द्वितीय चरण की गणना होगी या मतगणना। इसमें क्या होगा, ये जो नाम लिखा है ये प्रक्रिया मैं बता रहा हूं, एकल संक्रमणीय मत हस्तांतरण पद्धति। अब यहां से मत का हस्तांतरण होगा, कैसे होगा वो बताते हैं। और जो ये संक्रमणीय लिखा है, संक्रमण का होता है एक से दूसरे में पहुंचना, तो ये मत भी एक से दूसरे में पहुंचते हैं। तो कई बार क्या होता है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति भी बोलते हैं इसको, या एकल मत हस्तांतरित पद्धति भी बोलते हैं, या दोनों मिला के भी बोलते हैं। तो संक्रमण का अर्थ है एक से दूसरे में मत पहुंचना, और हस्तांतरित का भी अर्थ वही है। तो ये एकल संक्रमणीय मत हस्तांतरित पद्धति कैसे होते हैं अब समझाते हैं। अब इनमें से देखिए सबसे कम वोट किसको मिले, अब इसलिए बात है 4 नंबर सोहन को 15 वोट मिले। तो अब ये तो निश्चित हो गया कि सोहन तो राष्ट्रपति नहीं बनने वाला। तो सोहन के जो 15 बैलेट पेपर होंगे, सोहन के 15 बैलेट पेपर इस प्रकार से होंगे। इन 15 बैलेट पेपर में हम क्या देखेंगे, प्रथम वरीयता पर तो कौन है, सोहन है। तो इनकी अब प्रथम वरीयता छोड़ के द्वितीय वरीयता देखी जाएगी कि द्वितीय वरीयता पर किसको वोट दिए हैं। अर्थात ये 15 लोग के बैलेट पेपर हैं, इसमें द्वितीय वरीयता, पहले पे तो सोहन था, तो इसके द्वितीय पे किसको वोट मिले। तो मान के चले हम कि इन 10 लोगों ने लगभग किसको वोट दिए, राम को कहा द्वितीय वरीयता पे। तो ये 10 वोट यहां ट्रांसफर हो जाएंगे, यहां प्लस हो जाएंगे 10 वोट। अब बचे 5 वोट, 5 में से यहां पे इन्होंने दे दिए 2 और 3 दे दिए, इनको ट्रांसफर हो गया, ये 15 वोट टोटल। अब कितने हो जाए, ये 50, ये 27 और ये कितने हो जाएंगे 20 और 3 23, ये हो गए। अभी भी क्या कोई राष्ट्रपति बनेगा, नहीं बनेगा, क्यों, 51 वोट होने चाहिए। तो इसके लिए क्या होगी, वही तृतीय चरण की सबसे कम वोट देखो किसके हैं, इसको मिले हैं। इसके ये 23 वोट क्या होंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे, और किसी ना किसी मान के चलो इनको 3 वोट ही यहां ट्रांसफर हो गए 23 में से, और बाकी के 20 इनको हो गए। तो ये हो जाएंगे 53 और 27 और 20 हो जाएंगे 47। तो कौन बन गया यहाँ राष्ट्रपति, राम यहाँ क्या बन जाएगा, राष्ट्रपति बन जाएगा। इस प्रकार से मत एक से दूसरे में ट्रांसफर हो जाते हैं, तो उसे कहा जाता है एकल संक्रमणीय मत हस्तांतरित पद्धति। हालांकि अभी जो होता है राष्ट्रपति के चुनाव में, वो क्या होता है कि 1 या 2 लोग ही खड़े होते हैं, 2 लोग खड़े होते हैं, तो ये द्वितीय चरण की मतगणना पहुंचेंगी नहीं। जब 2 लोग खड़े होंगे तो या तो इसको वोट जाएगा या इसको वोट जाएगा, पहले चरण में ही तय हो जाएगा। अर्थात मैक्सिमम अगर 4 लोग खड़े हैं तो मैक्सिमम अगर वरीयता क्रम जाएगा तो 3 बार तक गणना हो जाएगी, बाकी तो फिर जब ये अलग होगा तो इन दोनों में से कोई बन ही जाएगा, तो उसके एक कम तक वरीयता क्रम जाता है। आपको एक चीज और मैं बता दूं कि जब ये तो हो गया क्लियर, जिसको कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। और जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए एक कंडीशन, एक शर्त रखी गई है, पहले नहीं थी, कि अगर कोई व्यक्ति को राष्ट्रपति चुनाव लड़ना है तो उसके लिए कम से कम 50 सदस्य उसका क्या करें, अनुमोदन करें। और कौन से सदस्य, जो उसके निर्वाचक मंडल में शामिल हों, अर्थात विधायक का सदस्य में कोई, और दूसरे अन्य 50 सदस्य उसका क्या रखें, 50 सदस्य उसका प्रस्तावक हों और 50 अनुमोदन करें। अर्थात वो स्वयं नहीं 50 लोग बोलेंगे इनको राष्ट्रपति बनाओ, और दूसरे 50 बोले हाँ इनको राष्ट्रपति बना दीजिए,
उस प्रकार से यह क्या होता है, तब जाके वह राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। और बहुत सारी शर्तें हैं, मैंने राष्ट्रपति के बारे में बहुत सारी चीज़ें पहले बताई हैं। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं राष्ट्रपति की, मैं बोल रहा हूँ बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं, उनको भी पढ़ेंगे। यह अगर राष्ट्रपति के चुनाव से रिलेटेड वीडियो आपको समझ में आ गया हो तो आप इस चैनल को या मेरे वीडियो को लाइक करें और दूसरों के लिए सब्सक्राइब, दूसरों के लिए शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।